इंडियन इकॉनमी पर चिंता जताई जा रही है। रुपया गिर रहा है, विदेशी निवेशक भारत से जा रहे हैं, तेल महंगा हो रहा है और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने का डर तो है ही। नामी गिरामी अर्थशास्त्री लगातार लिख रहे हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इसी सूरत हाल को बदलने के लिए 5 जून को कुछ बड़े ऐलान हुए सरकार और आरबीआई की तरफ से। नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशी निवेशकों का टैक्स क्यों माफ किया, आरबीआई ने विदेशी डॉलर के लिए अपने वीआईपी दरवाजे क्यों खोले, रेपो रेट क्यों नहीं बदला और कैसे भारत के ताज़ा जीडीपी आंकड़े एक तरफ कुछ को जश्न मनाने का मौका दे रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई पर आरबीआई का अनुमान खतरे की घंटी बजा रहा है। बात करते हैं उस बीमारी से जिसका इलाज 5 जून को खोजने की कोशिश हुई। बीमारी का नाम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज का भारत से जाना। आपके मन में सवाल आएगा कि ये विदेशी निवेशक हमारे लिए ऐसे भी क्या जरूरी हैं, इनके जाने से क्या आफत आ जाएगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम कुछ डेटा आंकड़ा बताएंगे आपको। बोझिल लग सकता है पर ध्यान से सुनिएगा। तो बात यह है कि हमारे देश में विदेश से ढेर सारा सामान खरीदा जाता है। इस इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट रहता है कम। इसको कहते हैं व्यापार घाटा। हमारे सर्विस सेक्टर की कमाई से ये घाटा थोड़ा कम जरूर होता है पर पूरी तरह भरता नहीं। इस घाटे को भरने, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रखने का काम ये विदेशी निवेशक करते हैं। आप कह सकते हैं कि निवेशक बोरा भर कर डॉलर लाते हैं। पर हुआ क्या, पिछले कुछ वर्षों में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई बहुत कम हुआ। 2024-25, 25-26 को मिला दें तो 9 अरब डॉलर यानी 85,000 करोड़ से भी कम रहा। ऊपर से विदेशी निवेशकों ने 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। 2024 की शुरुआत से देखें तो ये आंकड़ा जाके 47 अरब डॉलर यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की बड़ी निकासी का है। नतीजा 24-25 में हमारा बीओपी घाटा 47,000 करोड़ था। 25-26 की शुरुआती 3 तिमाहियों में बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 26-27 में घाटा 5,70,000 करोड़ तक जा सकता है। एचडीएफसी बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने भी इस गैप को 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक का बताया है। यानी जब देश से इतना डॉलर बाहर जाएगा तो हमारा रुपया कमजोर होगा ही। पिछले 1 साल में रुपया 10.3% टूटा। पिछले महीने ये डॉलर के मुकाबले 97 के खतरनाक स्तर को लगभग छूने वाला था और इसीलिए विदेशी निवेशकों का भारत में रहना जरूरी है। अब पर सवाल ये कि ये विदेशी निवेशक जा क्यों रहे हैं। इनके इक्विटी यानी शेयर बाजार और बॉन्ड्स यानी कर्ज बाजार का फर्क समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला, उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप उसे 2 तरह से पैसे दे सकते हैं। पहला तरीका इक्विटी यानी आपने उसे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि ब्रो तू 10% का हिस्सेदार है। रेस्टोरेंट चला तो मुनाफा, डूबा तो पैसा खत्म, पर रिस्क ज्यादा है इसलिए रिटर्न की कोई लिमिट नहीं। दूसरा तरीका है बॉन्ड। आपने अपनी दोस्त से कहा सिस्टर मैं हिस्सेदार तो नहीं बनूंगी, मैं तुम्हें 1 लाख का लोन दे रही हूँ, मुझे हर साल 7% का फिक्स ब्याज चाहिए। और लेने वाले ने भी कहा ठीक है सिस्टर कोड लॉक हो गया, बात खत्म। रिस्क कम है, ब्याज मिलेगा, मूलधन आपका ही रहेगा। विदेशी निवेशकों ने हमारे शेयर बाजार में जो पैसा लगाया था वो अब निकाल रहे हैं क्योंकि भारत का बाजार अभी बहुत महंगा है। अमेरिका जैसे देशों में ब्याज दरें बढ़ गई हैं यानी घर बैठे ज्यादा सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया के युद्ध ने डर का माहौल भी बनाया है। सरकार ये बात समझ गई कि विदेशी निवेशक अभी भारत के शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेंगे तो क्या हम उन्हें देश से जाने दे सकते हैं? जवाब है नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि आप हमारे शेयर बाजार में हिस्सेदार मत बनिए लेकिन सरकारी बॉन्ड्स में कर्ज दे दीजिए, 100% सुरक्षित है। डेटा भी यही बताता है। 2024 से शेयर बाजार से करीब 4 लाख करोड़ रुपए बाहर गए। सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया का ध्यान सिर्फ इक्विटी पर रहता है लेकिन बॉन्ड्स का निवेश छोटा नहीं। जब इक्विटी और एफडीआई से पैसा नहीं आ रहा तो बॉन्ड्स हमारे रुपए को बचा सकते हैं। जो बाहर के निवेशक हैं ये भारत को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसके 2 कारण हैं। एक, आजकल की दुनिया में अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश हैं, उनमें अभी सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव सेक्टर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ताइवान के TSMC जैसी कंपनी है, साउथ कोरिया में सैमसंग, SK हाइनिक्स जैसी कंपनी है, यूएस में माइक्रॉन है, ओपन AI है, ये सब बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज है। ये पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स का पैसा अट्रैक्ट कर रही हैं। इंडिया में प्रॉब्लम ये है AI का इतना बड़ा कोई अट्रैक्शन अभी तक नहीं आया है। ये कारण है कि इंडियन के स्टॉक मार्केट से पैसा पिछले 6 महीने 1 साल से बहुत ज़्यादा निकला है और जा रहा है साउथ कोरिया, जापान, ताइवान जैसे मार्केट्स में। एक बड़ी स्टोरी ये भी है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है जो 6.5-7% तक रहा है पिछले 3-4 साल में, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं रहा है इंडिया में जिसके कारण
बाहर के निवेशक बोल सके कि अच्छा इस कारण से हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे में सरकार ने 5 जून को नियम बदला। तय हुआ कि 1 अप्रैल 2026 से विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा। दोनों बड़े टैक्स खत्म कर दिए। पहला, कैपिटल गेन टैक्स। ये वो टैक्स है जो बॉन्ड को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने के मुनाफे पर लगता था। पहले विदेशी निवेशकों को लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से ज्यादा के मुनाफे पर 12.5% और शॉर्ट टर्म मुनाफे पर 30% टैक्स देना पड़ता था, अब 0 है। दूसरा है विदहोल्डिंग टैक्स। टीडीएस की तरह होता है। सरकार विदेशी निवेशकों को ब्याज देने से पहले करीब 20% टैक्स काटती थी। ये दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स था। 2023 में 5% की रियायत खत्म होने के बाद 20% हुआ था। इसे लेकर सेबी के पूर्व सदस्य अनंत नारायण ने पिछले महीने चेतावनी भी दी थी कि ये टैक्स विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी रुकावट है। अब सरकार ने इसे भी 0 कर दिया है। अभी भारत के पास 112,42,000 करोड़ रुपए, 112.42 लाख करोड़ रुपए का सरकारी बॉन्ड मौजूद है। इसमें विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 3,75,000 करोड़ यानी 3.34% ही खरीदा है। एक्सिस बैंक का अनुमान है कि टैक्स खत्म होने से अगले 2 साल में करीब 5 लाख करोड़ का नया विदेशी पैसा भारत आएगा। और जैसे ये खबर आई, रुपया भी मजबूत हो गया, 95.45 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। रुपया और मजबूत हो, इसके लिए 5 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी अपनी तरफ से कुछ दरवाजे खोले। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FAR यानी फुली एक्सेसिबल रूट का दायरा बढ़ाया। FAR को आप विदेशी निवेशकों के लिए एक VIP एंट्री गेट समझ सकते हैं, जहां निवेश की कोई अपर लिमिट नहीं होती। पहले इसमें चुनिंदा बॉन्ड्स ही डाले जाते थे, लेकिन अब आरबीआई ने ऐलान किया है कि 15 साल, 30 साल और 40 साल की मैच्योरिटी वाले जितने भी नए सरकारी बॉन्ड्स आएंगे वो सब इसके अलावा जो बॉन्ड्स FAR में नहीं आते यानी जो जनरल रूट से आते हैं, उन पर भी आरबीआई ने 3 बड़ी बंदिशें हटाई हैं। कौन कौन सी हैं? शॉर्ट टर्म लिमिट हटा दी गई, यानी अब विदेशी निवेशक छोटी अवधि के लिए भी पूरा पैसा लगा सकते हैं। दूसरा बिंदु, कॉन्सेंट्रेशन लिमिट हटा दी गई, यानी एक ही बॉन्ड में ज्यादा पैसा लगाने की छूट दे दी गई। और तीसरा, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ विदेशियों को ही नहीं, देश से बाहर रहने वाले भारतीयों को, NRI को, ओवरसीज इंडियन कार्ड धारकों को भी शेयर बाजार में ज्यादा पैसा लगाने की छूट दी है। सरकारी कंपनियों को विदेश से कर्ज लाने पर सितंबर 2026 तक स्वैप फैसिलिटी यानी करेंसी के उतार चढ़ाव से बचने के खर्च में भी रियायत दी गई है। और एक्सपोर्ट के लिए भी पैसा देश में लाने का वक्त बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है। जो आज के अनाउंसमेंट्स हुए हैं आरबीआई की तरफ से, दे आर बेसिकली डायरेक्टेड एट री-अट्रैक्टिंग, मतलब जो फॉरेन कैपिटल जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जो इंडिया से के इक्विटी और बॉन्ड मार्केट से व्हेन दे लेफ्ट द कंट्री, ये जो अटेम्प्ट है उनको वापस लाने की कोशिश है। जैसे FCNR जो मेजर्स लिए हैं वो इट्स एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट बैक फॉरेन कैपिटल। इस सवाल ये है कि ये इफेक्टिव होगा कि नहीं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन ये क्यों, व्हाई डिड दे लीव इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों निकले थे? डिड दे लीव बिकॉज थोड़े रिटर्न्स कम थे इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्रीज? अगर वो डायग्नोसिस है तो मे बी दीज मेजर्स विल हेल्प। बट अगर डायग्नोसिस ये है कि फंडामेंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स आर स्केप्टिकल अबाउट the India growth story, about India being a dynamic economy, अगर वो आपका diagnosis है, then maybe these measures will have a much more limited impact. आरबीआई की बात हो रही तो ये भी जान लीजिए कि 5 जून को इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर ही रखने का फैसला किया। रेपो रेट वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई आम बैंकों को कर्ज देता है और यही तय करता है कि आपकी गाड़ी या घर की EMI कितनी होगी। आरबीआई ने क्यों नहीं बदला? गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा, ग्लोबल इकोनॉमी अभी धुंधली है। दरअसल अर्थव्यवस्था को इस वक्त महंगाई का डर सता रहा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया। कोर इन्फ्लेशन रेट, जिसमें खाने और ईंधन को छोड़ दिया जाता है, वो भी 4.4 से बढ़कर 4.7 हो गया है। और ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? बड़ा विलेन है कच्चा तेल। आरबीआई ने पहले सोचा कि कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल रहेगी, लेकिन अब ये इससे ऊपर चली गई। तेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सीधा चेन रिएक्शन होता है। तेल महंगा तो मालगाड़ी और ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो खेत से मंडी तक सब्जी और फैक्ट्री से दुकान तक साबुन लाना महंगा होगा। सामान महंगा हो तो कंपनियां उसकी MRP भी बढ़ा देंगी। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी महंगाई की डिमांड को कुचलने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ज़्यादा रखते हैं ताकि लोग लोन कम लें, डिमांड घटे और कीमतें नीचे आएँ। महंगे कच्चे तेल और दुनिया की उथल पुथल को देखते हुए आरबीआई ने भविष्य के लिए भी एक चेतावनी जारी की। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान
9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया। अनुमान के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 में ग्रोथ 6.6% रहेगी। अगले क्वार्टर में यानी जुलाई से सितंबर 2026 में 6.3, फिर अक्टूबर से दिसंबर में 6.5 और जनवरी से मार्च में 2027 में 6.8% रहेगी। गवर्नर मल्होत्रा ने साफ कहा कि घरेलू मांग अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं और यहीं पर अर्थशास्त्र का एक नियम मौजूद हो जाता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना। कई बार इकोनॉमी के लिए कड़वी दवा जैसा काम भी करता है। जब बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर डिमांड रोकते हैं तो महंगाई तो कम होती है, पर इसके साथ विकास दर भी सुस्त पड़ जाती है, नए रोजगार पैदा होने बंद हो जाते हैं और इसीलिए शायद आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। याद दिला दें कि 2024-25 में देश की ग्रोथ 7.1% थी। अब हम जान लेते हैं कि अलग अलग सेक्टर में इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 3 की सेक्टर्स में। एक है मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ों का उत्पाद और ये सब रहता है, गाड़ियाँ ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, ये सब, जिसमें हुआ है 10.7% ग्रोथ, 10.7%। 24-25 में हुआ था 9.3% ग्रोथ। और सर्विसेज के दो महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं। एक है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन करके बोलते हैं, जो आपके होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेड का जो कंपनीज रहती हैं, इनमें 11% की बढ़ोतरी हुई है FY 2025-26 में, जो ऑलमोस्ट डबल है 24-25 के खिलाफ। 6.6% हुआ था 24-25 में। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, IT, ये 2024-25-26 में 10.4% की बढ़ोतरी हुई थी, 24-25 में हुई थी 10%। तो ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्टेबल रहा है, 7.4% 24-25-26 में और 7.3% 24-25 में। कुल मिलाकर बीते साल के आंकड़े तो अच्छे बता रहे जा रहे हैं, लेकिन वो साल बीत चुका है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध और महंगी ईंधन ने भविष्य की रफ्तार पर और वर्तमान के हालात पर ब्रेक लगा दिया है। भारत सरकार और आरबीआई विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड के जरिए लुभाकर मामला संभालना चाहती है, लेकिन महंगा तेल, बढ़ती महंगाई, ग्रोथ के घटे अनुमान और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स का इंतजार, यानी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है।